तो बच्चों आज का हमारा जो टॉपिक है वो है क्या, विलेन। और विलेन पूरा का पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में पूरा खत्म होगा, यानी इसको हम लोग वन शॉट कहेंगे, पूरा हिंदी में होगा। तो बने रहो मेरे साथ और बोर्ड की एग्जाम्स के लिए तैयार हो जाओ। तो चलिए, बोर्ड्स ओरिएंटेड जितने भी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, उन सभी क्वेश्चंस को मैं डिस्कस कर देता हूं यहाँ पे। उन क्वेश्चंस को क्या हेडिंग वाइज मैं उन सबको डिस्कस कर दूंगा। यहाँ से जितने भी इंपॉर्टेंट बन सकते हैं न्यूमेरिकल्स भी करवा दूंगा इसमें। हर एक टॉपिक पे एक एक दो दो न्यूमेरिकल होगा, और वो न्यूमेरिकल्स वो होंगे जो कि बोर्ड में आपके पूछे हुए। ठीक है, तो अभी आज का हमारा होगा क्या, पूरा का पूरा सोल्यूशन चैप्टर आपको खत्म होगा। वीडियो थोड़ी लंबी जाएगी, लेकिन यकीन मानो इसको देखने के बाद आपको और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलो, वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, थोड़ा सा लंबा, तकरीबन 2 घंटे का हो सकता है, लेकिन आप पूरा बने रहो। पूरी गारंटी है आपको यहाँ से क्वेश्चन फंसेंगे ही फंसेंगे। ठीक है, तो पूरा विलेन आपका आज खत्म होगा। चलिए, तो आज सबसे पहले तो हम लोग ये बात कर लेते हैं कि विलेन आप बोलेंगे किसको, विलेन हमको किसको बोलना है। कि भाई अगर हम विलेन की बात करें, एक भाई विलेन की बात कर रहे हैं, तो विलेन का मतलब क्या हुआ, सोल्यूशन। अब सोल्यूशन जो बनता है वो बनता है क्या है, दो या दो से अधिक पदार्थों के सममांगी मिश्रण। सममांगी को होमोजीनियस बोला जाता है इंग्लिश में, और सममांगी का मतलब होता है कि पूरे मिश्रण में समान संघटन हो, समान संघटन हो। अगर समान संघटन हो रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, सममांगी मिश्रण। क्या बोलेंगे, सममांगी मिश्रण, यानी ऐसा मिश्रण जिसमें पूरे में समान संघटन हो, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, सममांगी मिश्रण। तो यानी दो या दो से अधिक पदार्थों के सममांगी मिश्रण को ही क्या कहते हैं, विलेन, यानी सोल्यूशन कहते हैं। तो यानी अब दो या दो से अधिक क्या चीजें मिले, तो अब एक जो पदार्थ मिलता है उसको हम लोग विलेय कहते हैं, और दूसरा क्या कहते हैं, विलायक। एक विलेय दूसरा विलायक मिला के बनाते क्या है, विलेन। क्या बनाते भाई, विलेन। तो एक विलेय हुआ, दूसरा विलायक हुआ, ये दोनों मिला के बने क्या, विलेन बने। और ये ध्यान देना कि दो या दो से अधिक पदार्थों के सममांगी मिश्रण होने चाहिए, तभी हम उसको विलेन बोलेंगे। तो अब जब विलेय और विलायक दोनों मिले तो बना क्या, विलेन बन गया। दोनों क्या बना, विलेन। अब दूसरी बात ये रखना कि अगर दो ही मिले हैं, दो ही, तो इसको द्विअंगी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, द्विअंगी विलेन। द्विअंगी विलेन। अगर मान लो इसमें दो से ज्यादा मिल जाए, तो इसको हम लोग बोलेंगे त्रिअंगी विलेन। क्या बोलेंगे इसको, त्रिअंगी विलेन बोलेंगे। तो एक द्विअंगी मतलब दो ही होंगे, जब 3 हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, त्रिअंगी विलेन होगा। फिर उसी तरह से चतुरंगी विलेन, चतुरंगिनी सेना थी, ठीक है ना, तो चतुरंगी विलेन मतलब क्वाटरनरी सोल्यूशन हो जाएगा। तो इस तरह से आपके विलेन हो जाएंगे। अब विलेय क्या होता है और विलायक क्या होता है, तो भाई अगर हम विलेय की बात करें तो विलेय को इंग्लिश में सॉल्यूट कहते हैं और इसको सॉल्वेंट कहते हैं। तो अगर आप ध्यान दो कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट किसको कहते हैं, यानी विलेय और विलायक किसको कहेंगे, तो विलेय वह होता है जो किसी के अंदर घुलता है, विलायक वह होता है जो किसी को अपने अंदर घोलता है। दूसरी सामान्यतः भाषा में ये देखे कि विलेयन में जो अधिक मात्रा में उपस्थित होता है वह विलायक होता है, जो कम मात्रा में उपस्थित होता है वह विलेय होता है। तो यानी यहाँ पे एक पॉइंट लिख सकते हैं, जो अधिक मात्रा में हो वह विलायक हुआ, और जो कम मात्रा में होगा वह विलेय होगा। ठीक है, लेकिन किसकी कम मात्रा, मोल की कम मात्रा और मोल की अधिक मात्रा, मोल की कम मात्रा और मोल की अधिक मात्रा। दूसरी बात ये कह सकते हैं, अंततः विलयन को जो अवस्था प्राप्त होती है वही विलायक होता है। वही क्या होता है, विलायक होता है। यानी सॉल्वेंट डिटरमाइंस द फिजिकल स्टेट ऑफ द सॉल्यूशन। जो विलायक होता है वह विलयन की अंतिम प्रावस्था का निर्धारण करता है कि विलयन किस अवस्था में रहेगा, वो किसका कौन करता है, विलायक करता है। तो ये दोनों चीज याद रखना कि जो अधिक मात्रा में होगा, मोल की अधिक मात्रा में होगा वह विलायक, जो कम मात्रा में होगा वह क्या होगा, विलेय होगा। चलिए आगे चलते हैं। दो हुआ तो द्विअंगी होगा, दो से अधिक हुआ तो त्रिअंगी होगा। यानी दो या दो से अधिक पदार्थों के सममांगी मिश्रण को ही क्या कहते हैं, विलेयन कहते हैं। क्या कहेंगे, विलेयन कहेंगे। कोई दिक्कत, चलो
बहुत अच्छे। अब अगर आपसे पूछे कि विलेन के गुण बताओ, भाई विलेन के गुण क्या होते हैं, तो विलेन के गुण देखो, अगर विलेन के गुणों की बात करें तो विलेन एक एकल प्रावस्था तंत्र है, एकल प्रावस्था तंत्र होता है, तो विलेन एक एकल प्रावस्था तंत्र होता है। विलेन में विलेय के कणों का आकार 1 नैनोमीटर से छोटा होता है, यानी जो विलेन आप बना रहे हो, जैसे अगर हमने कहा भाई हम चीनी और पानी, चीनी प्लस पानी को मिलाया तो बना क्या, शरबत बन गया। सामान्यतः बता देखो, चीनी और पानी को मिलाओगे तो क्या बनेगा, शरबत बनेगा। अब चीनी पानी के अंदर घुल गया, चीनी पानी के अंदर घुला यानी चीनी क्या हो गया, विलेय। अब इस चीनी को किसने घोला, पानी ने, तो यह क्या हो गया, विलायक हो गया। ये क्या हो गया, विलायक हो गया। तो विलेय और विलायक मिलके बना क्या लिए, विलेन बना लिए, शरबत बन गया। तो अब ये कह रहा है चीनी और पानी, जब चीनी पानी में घुल जाता है तो क्या चीनी के कणों को आप पानी के अंदर देख पाते हो नग्न आंखों से, नहीं देख पाते। तो यानी उनका आकार क्या होता है, बहुत छोटा होता है। वो कितना होता है, 1 नैनोमीटर से छोटा होता है। अब अगर 1 नैनोमीटर की बात करें तो 1 नैनोमीटर बराबर 10 के घाते ऋण 9 मीटर के बराबर होता है। 1 नैनोमीटर बराबर 10 के घाते ऋण 9 नैनोमीटर के बराबर होता है। मतलब क्या हुआ कि अगर 1 मीटर का एक डंडा ले लो और उसमें अपान में यानी 1/10 के घाते 9 करो, यानी 1 मीटर को 10 के घाते 9 भागों में क्या कर दो, तोड़ दो। अब जो छोटा मिलेगा क्या वो दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा। तो उसी को हम लोग बोलते हैं 1 नैनोमीटर। तो ये हो गया क्या, विलेन के कणों के आकार, विलेन में विलेय के कणों का आकार 1 नैनोमीटर से क्या होता है, छोटा होता है, इसलिए हम उनको नग्न आंखों से नहीं दे सकते। दूसरा ये भी कह सकते हैं कि जो विलेन होते हैं वो टिंडल प्रभाव नहीं दिखाते हैं, टिंडल प्रभाव नहीं दिखाते, विलेन के अंदर टिंडल प्रभाव नहीं आएगा। टिंडल प्रभाव क्या होता है कि ऐसा प्रभाव जिसमें प्रकाश के मार्ग का दिखाई देना, साधारण समझो, प्रकाश के मार्ग के दिखाई देने को ही हम लोग क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव। जैसे मान लो अगर कभी रोशनी आ रही है और घर में या कहीं पे भी एक छोटा सा छिद्र हो, वहां से प्रकाश आ रहा हो, तो प्रकाश के कणों के कारण जिस रास्ते से प्रकाश आता है वो हमको क्या होता है, दिखाई देता है, उसी को कहते हैं क्या, टिंडल प्रभाव। क्या सामान्यतः यहाँ पे इतनी सारी लाइट दिख रही है लेकिन क्या प्रकाश का मार्ग आपको दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा। लेकिन अगर हम लोग जैसे धुआं हो और धुएं के अंदर हम लेजर लाइट को जलाएं, तो जब लेजर लाइट जलेगी तो वह लेजर जहां से जैसे जैसे गुजर रहा है वो पूरा का पूरा दिखता है कि हाँ लाइट ऐसे ही जा रही है। तो वही होता है कि प्रकाश का मार्ग दिखना ही क्या कहलाता है, टिंडल प्रभाव कहता है। सामान्यतः बता रहा हूं, एकदम समझ जाओ। अब ध्यान दो, विलेन के गुणधर्म इनके घटकों के गुणधर्म होते हैं। विलेन का जो गुणधर्म होता है वो इनके घटक का गुणधर्म होता है। भाई जो विलेन शरबत बनाया गया वह इनके घटक का गुणधर्म हुआ। अब चीनी मीठा होता, पानी विलायक का काम करता है, फिर वो रहा, तो यानी पानी भी नहीं बदला, चीनी भी नहीं बदला, जो जैसे थे वैसे ही है। इन दोनों के गुणों को मिला के इनका गुण हो गया। तो यानी विलेन के गुणधर्म इनके घटकों के गुणधर्म ही होते हैं, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तो अब विलेन के प्रकार पे आते हैं। तो विलेन के प्रकार हमको कई तरह से पढ़ने हैं, तो फिलहाल अभी हम लोग पढ़ेंगे विलेन के प्रकार विलेय की मात्रा के आधार पर, विलेय की मात्रा के आधार पर। तो विलेय की मात्रा के आधार पर विलेन कितने प्रकार के हो सकते हैं, तो ये ध्यान देना कि असंतृप्त विलेन, संतृप्त विलेन, यह है संतृप्त विलेन, और ये क्या है, अति संतृप्त विलेन। ये है असंतृप्त विलेन, दूसरा संतृप्त विलेन, तीसरा अति संतृप्त विलेन। तो सीधा सीधा असंतृप्त विलयन जिसमें उसी ताप पर, ऐसा विलयन जिसमें उसी ताप पर विलेय की और अधिक मात्रा घोली जा सके, ऐसा विलयन जिसमें उसी ताप पर विलयन की और अधिक मात्रा घोली जा सके, उसको असंतृप्त कहेंगे। यानी इनका अभी पेट पूरी तरह से भरा नहीं है, यानी इनको अगर 2 रोटी की भूख थी तो एक ही रोटी दी गई है, तो यानी इनका पेट अभी भरा नहीं है, तो यानी ये असंतृप्त है, पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है, असंतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन के लिए विलेयता गुणनफल सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट KSP जो होता है वह बड़ा होता है। क्या होता है, KSP बड़ा होता है इनके आयनों के गुणनफल से। ठीक, दूसरी बात अगर हम लोग करें क्या, संतृप्त विलयन की, सैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मतलब संतृप्त मतलब संतुष्ट, इनका पेट भर गया, उनको कुछ जरूरत नहीं है उस शर्त के लिए। तो ध्यान दो, विलेय की वह अधिकतम मात्रा जो कि एक निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में घुल सके, ध्यान देना, विलेय की वह अधिकतम मात्रा जो निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में घुल सके, वह
वह विलेयता कहलाती है। वह क्या कहलाती है? विलेयता कहलाती है, तथा विलयन संतृप्त विलयन कहलाता है। मतलब क्या हुआ, मान लो अगर 20 डिग्री सेल्सियस पर कोई एक पदार्थ है, यक्स पदार्थ है, जो कि 25 ग्राम 100 ग्राम जल में घुल गया, तो अब इसकी विलेयता भी हो गई कि 25 ग्राम घुल गया 100 ग्राम में 20 डिग्री सेल्सियस में, और इसी को ही हम लोग कहेंगे भाई संतृप्त विलयन। क्यों? क्योंकि भाई अब 20 डिग्री सेल्सियस पर 25 ग्राम से ज्यादा यह नहीं घुल सकता। यानी हम दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि उस निश्चित ताप पर विलेय की और अधिक मात्रा न घोली जा सके, उस निश्चित ताप पर विलेय की और अधिक मात्रा न घोली जा सके, उसी को क्या कहेंगे? संतृप्त विलयन। क्या कहेंगे? संतृप्त विलयन। भाई वही तो आ रहा है ना कि हमने कहा कि 100 ग्राम में 25 ग्राम ही घोल सके, कितने पे? 20 डिग्री सेल्सियस पे, यानी इससे ज्यादा नहीं घोल सकते। यानी इस ताप पर यह कैसा हो गया? संतृप्त विलयन। लेकिन संतृप्त विलयन का ताप बढ़ाने पर यह असंतृप्त विलयन हो जाता है। जैसे अगर हम चीनी को वैसे हाथ से ही घोलने का प्रयास करें पानी के अंदर, तो हमको काफी टाइम लगेगा, लेकिन जैसे ही तापमान बढ़ा देते हैं, घर पे चाशनी या चाय बनता है, तो चीनी तुरंत क्या होती है? मिक्स। यानी ताप को बढ़ाओगे तो संतृप्त विलयन भी क्या हो जाएगा? असंतृप्त विलयन हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? असंतृप्त विलयन हो जाएगा। लेकिन अगर इसी संतृप्त विलयन को अचानक से ठंडा कर दो, अचानक से एकदम ठंडा कर दो, तो वही हो जाता है अति संतृप्त विलयन। अति संतृप्त विलयन। चलिए अब बात करते हैं, अच्छा इनकी विलेयता जो गुणनफल होती है संतृप्त विलयन की, वो क्या होती है? वो KSP बराबर होती है इनके आयनों के गुणनफल के बराबर। अति संतृप्त विलयन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन की अगर हम लोग बात करें, तो विलयन जिसमें एक निश्चित ताप पर, एक ऐसा विलयन जिसमें एक निश्चित ताप पर उस विलयन की संतृप्त अवस्था के लिए, विलयन एक ऐसे निश्चित ताप पर उस विलयन की संतृप्त अवस्था के लिए आवश्यक मात्रा से अधिक विलेय उपस्थित हो, अति संतृप्त विलयन कहलाता है। अति संतृप्त विलयन कहलाता है, और यह एक अस्थायी तंत्र होता है। और यह एक कैसा होता है? अस्थायी तंत्र होता है। तो अब अति संतृप्त मतलब जितनी भूख थी उससे ज्यादा ही चाप के दे दिया गया है, तो अब हुआ क्या? अति संतृप्त विलयन। अति का मतलब क्या होता है? ज्यादा। तो होता क्या है अति संतृप्त विलयन में? विलयन जिसमें एक निश्चित ताप पर उस विलयन की संतृप्त अवस्था के लिए आवश्यक मात्रा से अधिक विलेय उपस्थित हो, अति संतृप्त विलयन कहलाता है। और इनका विलेयता जो गुणनफल होता है KSP इज लेस देन प्रोडक्ट ऑफ आयंस। तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो अति संतृप्त विलयन एक अस्थायी तंत्र होता है, एक अस्थायी तंत्र होता है। तो यहाँ पे हमने अभी तक सीखा कि विलयन किसको बोलोगे? विलेय के गुण क्या क्या हो गए, और विलयन के प्रकार हो गए विलेय की मात्रा के आधार पे। आते हैं आगे, देखते हैं आगे क्या। तो बच्चों अब हम लोग बात करते हैं क्या? विलयन की भौतिक अवस्था के आधार पर वर्गीकरण। तो 3 तरह के होंगे, एक गैसीय विलयन, दूसरा द्रव विलयन और तीसरा ठोस विलयन। गैसीय विलयन क्या होगा? इनमें 2 या 2 से अधिक गैसें मिश्रित होंगी, उनको हम लोग कहेंगे गैसीय विलयन। और गैसीय विलयन में ध्यान देना, विलेय ठोस द्रव गैस 3 हो सकता है, और विलायक केवल गैस होगा। विलायक केवल गैस होगा, यानी इसमें 2 या 2 से अधिक गैसें मिलाओ तो ही गैसीय विलयन बनेगा, या गैस और ठोस मिलाओगे तब भी बनेगा, गैस और द्रव मिलाओगे तब भी गैसीय विलयन ही बनेगा। मतलब ये समझो आप, विलायक इसमें गैस होगा, विलेय ठोस द्रव और गैस होगा। द्रव विलयन में विलायक द्रव होगा, विलायक क्या होगा? द्रव होगा, और विलेय में ठोस द्रव गैस 3 होंगे। ठोस विलयन क्या होगा? जब कोई ठोस द्रव या गैस पदार्थ किसी अन्य ठोस में अनियमित रूप से परिक्षिप्त होता है, ठोस विलयन कहलाता है। यानी विलायक क्या हो गया? यहाँ पे ठोस हो गया। अब इसके अंदर चाहे ठोस हो, चाहे द्रव हो, चाहे गैस हो, यह अनियमित रूप से परिक्षिप्त हो जाए, उसमें जाके छिप जाए, उसी को हम लोग बोलेंगे क्या? ठोस विलयन। मैंने इसके पहले वाले में आपको टॉपिक में बताया कि विलयन जिसकी अंतिम प्रावस्था लेगा, यानी जिस स्थिति में विलयन आएगा वही विलायक होता है। तो अब ध्यान दो, अगर गैस में आया तो विलायक क्या हुआ? गैस। द्रव में आ रहा है तो विलायक क्या था? द्रव था।
अगर ठोस में आया तो विलायक क्या था, ठोस था, वो उसी प्रावस्था में आएगा। यानी जो सॉल्वेंट होता है, सॉल्वेंट डिटरमाइंस द फिजिकल स्टेट ऑफ द सॉल्यूशन। किसी विलयन की भौतिक अवस्था का जो निर्धारण होता है वह कौन करता है, विलायक करता है। कौन करता है भाई, विलायक करता है। ठीक, तो अब इनके आधार पर देखा जाए तो विलयन का प्रकार, गैसीय विलयन, द्रव विलयन और ठोस विलयन। विलायक कौन होगा इसमें, गैसीय विलयन में गैस होगा, द्रव विलयन में द्रव और ठोस विलयन में ठोस होगा। अब अगर विलय देखा जाए तो गैस में अगर ठोस मिला तो एग्जाम्पल है धुआं, कपूर का N2 में विलय। अगर गैस का द्रव में है तो जल वाष्प का वायु में मिश्रण, तो वायु में मिश्रण अगर जल वाष्प है तो वायु के अंदर हमें दिखता नहीं है लेकिन उसके अंदर वो छिपा हुआ है, तो जो नहीं दिख रहा है बल्कि है तो दिख क्या रहा है, गैस दिख रही है, तो यानी है क्या, वो गैसीय विलय। लेकिन गैस के अंदर द्रव क्या है, छिपा हुआ है, वो मिला हुआ है। गैस के अंदर गैस तो O2 N2 बहुत सारे, तो ये ऐसे वायुमंडल की बात कर ले, O2 N2, हीलियम, आर्गन, CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड, SO2, सारी गैसेस है। यहाँ पे द्रव विलयन की बात करें तो द्रव विलायक होगा, इसमें ठोस मिल सकता है, द्रव मिल सकता है और गैस मिलेगा। अगर ठोस और द्रव का विलयन बना, जैसे ग्लूकोज, सुक्रोज, चीनी और नमक को घोल दो पानी के अंदर तो कैसा बन जाएगा, द्रव और ठोस। अंतिम किस स्टेट में आया, लिक्विड में, इस नाते क्या बोला, द्रव विलयन। ठीक, इसके बाद द्रव द्रव का तो C2H5OH, अल्कोहल और वाटर, तभी तो ठेके पर रोज मिक्सिंग होती है तो ये समझ जाइए। ठीक है, इसके बाद गैस और द्रव का तो सोडा वाटर और अमोनियाकृत वाटर, सोडा वाटर और अमोनियाकृत वाटर, इसके अंदर गैस भरी जाती है तो वो कौन सी गैस, CO2 गैस होती है, इसके अंदर मिला के इसको पैक कर दिया जाता है। ठीक, ठोस विलयन, ठोस विलयन में होगा क्या, विलायक आपका ठोस होगा, ठोस के अंदर ठोस मिलेगा, जैसे एग्जांपल पीतल, पीतल कॉपर और जिंक से मिलकर बना होता है। अगर सोने में देखा जाए तो सोने में तांबे की मिक्सिंग होती है जिससे उसका कैरेट कम होता है, सोना हार्ड होता है। अगर ठोस को देखा जाए तो ठोस के अंदर द्रव मिला है, तो ठोस के अंदर द्रव मिला लेकिन अंतिम आता है किसमें, ठोस में, तो Hg, Hg का मतलब पारा, पारा का अगर सोडियम धातु के साथ अमलगम बना दिया जाए तो वो किसका एग्जाम्पल होगा, ठोस द्रव का, और एग्जाम्पल किसका होगा, ठोस विलयन का। ठीक, तो ये द्रव हुआ, ये ठोस हुआ, दोनों को मिला दिया हमने तो आया क्या, ठोस विलयन। ठीक, अगर ठोस और गैस को मिला दिया जाए तो पैलेडियम, पैलेडियम धातु होती है, धातु के ऊपर H2 का अवशोषण अगर हो रहा है यानी अधिशोषण हो रहा है, एडजॉर्प्शन हो रहा है, तो PD द्वारा H2 गैस का एडजॉर्प्शन, अधिशोषण हो रहा है, उस क्रिया को भी, उसको भी हम लोग बोलेंगे ठोस विलयन। क्या बोलेंगे, ठोस विलयन। एक चीज और ध्यान देना, किसी धातु पर गैस का अधिशोषण आक्लूजन कहलाता, आक्लूजन कहलाता है। ठीक है, आक्लूजन। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, चलते मिलते हैं अब आगे कि किसी भी सांद्रता को कैसे व्यक्त करना है, अब उनके बारे में पढ़ेंगे, यानी सांद्रता को व्यक्त करना हम लोग सीखेंगे। तो यहाँ तक फटाफट नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अब हम लोग देखते हैं क्या, विलयन की सांद्रता को व्यक्त करना, कि विलयन की सांद्रता को कैसे व्यक्त करेंगे। तो विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने में हमारा पहला जो टर्म आता है वो आता है ppH का। क्या आता है, ppH, पार्ट्स पर 100, पार्ट्स पर 100, तो यानी प्रति 100 के संदर्भ में, प्रति 100 के संदर्भ में, तो उसमें हमको मिलेगा 3, क्या मिलेगा, %W/W, %W/V और %V/V। तो ये हमको मिल गया 3, तो एक ये हुआ, दूसरा ये हुआ और तीसरा ये हुआ। इनके फार्मूले देखेंगे और इन पे हम लोग सवाल करेंगे। ठीक, तो भार प्रतिशत अगर कहा गया %W/W, ऊपर भी W है नीचे भी W है, तो W/W मतलब विलय का भार बटे विलयन का भार, हमेशा विलयन नीचे होगा, विलय का भार बटे विलयन का भार गुणे 100, ये हो गया %W/W। या इसी को लिखेंगे %W/W बराबर WB, WB मतलब विलय का भार बटे WA प्लस WB, तो WA विलायक प्लस WB विलय, दोनों मिला के हो गए विलयन का भार। यहाँ पे अगर %W/V हुआ तो विलय का भार और नीचे V है तो आयतन हो जाएगा। ठीक, अगर यहाँ पे V/V है तो ऊपर भी आयतन होगा और नीचे भी आयतन होगा, गुणे हो गया 100। तो फार्मूला ये रहा आपके सामने। तो अब एक चीज हम लेते हैं और इसी से पूरा समझ लेते हैं। मान लो हमारे सामने दिया हो इस तरह का 5% यूरिया विलयन, 5% यूरिया विलयन, 5% यूरिया विलयन, और दिया है कैसा, W/W। अब ध्यान दो, ये चीज होता क्या,
अगर हम इस 5 को पकड़े, ध्यान से देखना, इस 5 को पकड़े, ध्यान दो, इस 5 को, इस 5 की तुलना इस यूरिया से करो, 5 यूरिया। अब यूरिया क्या है? W। यूरिया क्या है? W। तो मतलब क्या हुआ कि जो 5 ग्राम है, जो 5, W का मतलब ग्राम, और क्या है? यूरिया है। तो 5 ग्राम जो यूरिया है वह उपस्थित है, वह उपस्थित है परसेंट, परसेंट का मतलब 100, और यहाँ पे क्या लिखा है? W। तो परसेंट किसके लिए? बिलियन। बिलियन के लिए क्या है? W। तो परसेंट का W का मतलब हो गया ग्राम, और बिलियन का मतलब हो गया बिलियन। तो इतने का मतलब ये होता है, ये समझ लो आप। तो यानी हुआ क्या कि हम ये कह सकते हैं कि जो 5 ग्राम यूरिया है वह उपस्थित है 100 ग्राम विलयन में। तो यह भी तो कह सकते हैं भाई कि यह जो 5 ग्राम यूरिया है वह मिलाया गया है 95 ग्राम विलायक के साथ है। मतलब विलयन 100 है, 5 ग्राम विलेय है, तो 100 माइनस 5 बराबर आ गया 95 ग्राम। तो क्या हो गया? ये विलायक हो गया। इतने का मतलब आया समझ में? ये हो गया। अब सवाल पे आते हैं। सवाल देखिए, 20 ग्राम NaCl को 180 ग्राम जल में घोला गया। 20 ग्राम NaCl को 180 ग्राम जल में घोला गया, तो NaCl का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। चलिए भाई, 20 ग्राम NaCl, तो विलेय हो गया, विलेय हो गया भाई 20 ग्राम NaCl, और 180 ग्राम जल में घोला गया, यानी विलायक हो गया भाई कितना? विलायक हो गया 180 ग्राम जल। तो विलयन कितना होगा? तो विलयन कितना होगा? तो विलयन बराबर हो गया 20 प्लस 180 बराबर 200 ग्राम। कितना हुआ भाई? 200 ग्राम हुआ। तो अब हमको बताना क्या है? परसेंट W बटे W। तो परसेंट W बटे W बराबर हुआ क्या? 20 ग्राम विलय, तो 20 ऊपर, पूरा विलयन कितना है? 200। विलायक से कोई लेना देना नहीं है। तो अब गुणे कितना करना है? 100। तो हो कितना गया भाई? 20 दहिया में 200 और 10 दहिया में 100, यानी 10 और 10 से ये कट गया, आ गया 10%। यानी इनका परसेंट W बाई W कितना हो गया? 10%। दूसरी तरह से अगर इसी को लगाओगे तो इस वाले फार्मूले पे अगर रखोगे तो W भी कितना हो जाएगा भाई? हम इस वाले फार्मूले पे भी लगा देते हैं, परसेंट W बटे W बराबर W भी विलय, विलय कितना भाई? 20 बटे नीचे विलय प्लस विलायक, तो 20 प्लस 80 गुणे 100, तो हो कितना जाएगा? 20 बटे 180 है ना, 180, तो हो जाएगा 200 गुणे कितना हो गया? 100, 100 दूना 200, 2 दहिया 20, 10%। तो चाहे जिस तरह से लगाना चाहें आप दोनों तरह से लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल ये वन शॉट है, अगर इसका पूरा डिस्क्रिप्टिव वीडियो देखना है तो वो भी हमारे चैनल पे है, वो आप उसको जाके देख सकते हैं। ये वन शॉट है इसलिए थोड़ा सा रैपिड में चलेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, 30 ग्राम यूरिया को जल में घोलकर कुल आयतन 500 किया गया। 30 ग्राम यूरिया को जल में घोलकर कुल आयतन 500 ml कर दिया गया। तो 30 ग्राम विलय कितना हो गया भाई? विलय हो गया 30 ग्राम यूरिया, ये हो गया। अब यहां पे ध्यान दो कि विलयन का आयतन पूछा है W बटे V, तो नीचे क्या होगा? आयतन। तो विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, तो ये बताओ विलयन का आयतन कितना दे दिया भाई? विलयन का आयतन दे दिया है 500 ml, 500 ml। तो लगाओ परसेंट W बटे V बराबर विलय ऊपर करो 300 बटे क्या करो? 500, गुणा कितना करोगे? 100 का, डबल जीरो से डबल जीरो, अब 5 छक्का 30, यानी परसेंट W बटे V बराबर हो गया 6%। कितना आ गया? 6% आ जाएगा। कितना आएगा भाई? 6%। छल नहीं है, हल है ये। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आते हैं, बात करते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या, अगर हमारे पास आ जाए परसेंट V बाई V, तो कैसे करोगे भाई? ऊपर भी वैल्यूम चाहिए और नीचे भी वैल्यूम चाहिए, ऊपर भी आया था नीचे भी आया था। तो ध्यान दो प्रश्न क्या कर रहा है कि 40 ml मेथेनॉल 160 ग्राम जल में घुला है, मतलब ये विलेय हो गया और ये विलायक हो गया, ये विलेय हो गया और ये विलायक हो गया। तो अब बताओ परसेंट V बटे V बराबर विलेय कितना भाई? 40 बटे विलायक, विलेय प्लस विलायक को मिला दो, तो 40 प्लस 160 गुणे कितना हो जाएगा? 100, तो हो गया 40 बटे 160 और 40 200,
गुणे कितना हो गया 100, जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 2 से ये कट जाएगा तो आएगा कितना 20%। कितना आ जाएगा 20%। क्या हो जाएगा 20%। क्या यहां तक कोई दिक्कत भाई? यहां तक फटाफट नोट करिए, फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो अब हम लोग अगले सांद्रता के पद की बात कर रहे हैं, जो कि है क्या आपका मूल अंश। क्या है? मूल अंश, या इसी को बोलेंगे मूल प्रभाज। मूल प्रभाज, मूल प्रभाज, इसी को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं मूल फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? मूल फ्रैक्शन, जिसको हम लोग दिखाते हैं जीटा से। किससे दिखाते हैं? जीटा से। ठीक है, तो चलो सामान्य रूप से पहले हम इसको समझ लेते हैं मूल प्रभाज क्या होता है। मान लो एक क्लास है, एक कक्षा है, जिसमें हमारे पास बॉयज हैं और गर्ल्स हैं। तो बॉयज में मैंने मान लिया 4 और गर्ल्स यहाँ पे 16। क्या बात है, ठीक है। तो बॉयज 4 हुए और गर्ल्स कितनी हुई? 16। तो अब कह रहा है कि बॉयज का फ्रैक्शन बताओ, बॉयज कितने हैं। तो अगर बॉयज का फ्रैक्शन पूछा, तो बॉयज का जब फ्रैक्शन पूछेगा तो 4 ऊपर इनकी संख्या टोटल, तो 4 + 16 इज इक्वल टू 4/20 इज इक्वल टू 1/5। कितने पार्ट हैं, कितने पार्ट, कितने फ्रैक्शन, इनका फ्रैक्शन क्या है बॉयज का। अगर वहीं पे मैंने कहा गर्ल्स का फ्रैक्शन बताओ भाई, तो गर्ल्स कितनी है भाई? 16 है। टोटल स्ट्रेंथ क्लास में कितनी है? 20 की। तो 16/20 काट दो, कितना आ गया 4/5। कितना आ गया भाई? 4/5। तो बॉयज कितने हो गए? 1/5। गर्ल्स कितनी हुई? 4/5। ये तो होगा क्लास का। अब हम लोग बात कर रहे हैं किसकी? मोल फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे तो नंबर का फ्रैक्शन हो गया, कितने संख्या में। अभी हम मोल्स का फ्रैक्शन करेंगे, तो उसको ध्यान से समझो। तो एक सोल्यूशन जो बनता है, एक विलयन जो बनता है, विलयन में हमारे पास 2 चीजें, एक विलेय होगा और दूसरा विलायक होगा। एक विलेय होगा और दूसरा विलायक। अगर विलेय को हमने मान लिया बी और इसको मान लिया ए, तो इसके जो मोल्स आएंगे वो आएंगे एनबी, और इसके जो मोल्स आएंगे वो आएंगे क्या? एनए। ये तो आएंगे भाई। अब हमने कहा कि जीटा विलेय बताओ भाई, जीटा विलेय। जीटा विलेय क्या होगा? विलेय का मूल प्रभाज। तो विलेय का मूल प्रभाज, विलेय के मूल, विलेय के मूलों की संख्या, मूलों की संख्या बटे कुल मूलों की संख्या, यानी विलेय प्लस विलायक, विलेय प्लस विलायक के मूलों की संख्या, मूलों की संख्या। सेम एट इज, अगर इसी को हम दूसरे शब्दों में ये बोले कि अगर हमको बताओ भाई जीटा, जीटा विलायक क्या होगा, तो जीटा विलायक बताइए, जीटा विलायक क्या होगा? विलायक के मूलों की संख्या, विलायक के मूलों की संख्या बटे विलेय प्लस विलायक के मूलों की संख्या, विलेय प्लस, विलेय प्लस विलायक के मूलों की संख्या। हो जाएगी? तो चलो एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। इनका एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा? जीटा विलेय, जीटा विलेय बराबर, विलेय के मूल कितने भाई? विलेय के मूल मैंने माने एनबी, तो एनबी बटा एनए प्लस एनबी। अगर जीटा विलायक की बात करें तो जीटा विलायक, तो जीटा विलायक क्या हो जाएगा? एन ए, विलायक के मूलों की संख्या एन ए बटे एन ए प्लस। क्या आपके पास ये फार्मूला हो गया? चलो अब इसी को एक्सपेंड कर दो, आगे चलते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जीटा विलयन क्या होगा भाई, तो जीटा विलयन, जीटा विलयन क्या होगा? जीटा विलेय और प्लस जीटा विलायक, दोनों को जोड़ दो। तो जीटा विलेय प्लस जीटा विलायक को जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? जीटा विलयन। तो जोड़ो भाई, जीटा विलेय क्या है? जीटा विलेय है एनबी अपान एन ए प्लस एनबी, और जीटा विलायक क्या है? एन ए अपान एन ए प्लस एनबी। क्या यही है भाई? दोनों को जोड़ दो, बेस आधार डिनोमिनेटर सेम है, हर समान है, तो लैसा ले लो एन ए प्लस एन बी। इससे इसमें भाग किया, एक आया, ऊपर आया एन ए प्लस एन बी, ये पूरी तरह से कट गया, आ गया कितना? 1। तो जीटा विलयन सदैव कितना? 1 होगा, यानी जीटा ए प्लस जीटा बी इज ऑलवेज 1। इसके बराबर होगा
1 के बराबर होगा, और यह एक यूनिट लेस क्वांटिटी होती है, यूनिट लेस क्वांटिटी होगी, मात्रकहीन राशि होगी, मात्रकहीन राशि होगी। इसके पास कोई मात्रक नहीं होगा, ऊपर भी मोल नीचे भी मोल, मोल से मोल कट गया, आया कुछ नहीं। तो चलिए बच्चों, हम लोग इस पे सवाल लेते हैं 2 मोल प्रवाह पे। तो सवाल देखिए, यूपी बोर्ड 2004 का और ये यूपी बोर्ड 2019 का क्वेश्चन। और भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं, लेकिन आप अपने से प्रैक्टिस करेंगे। मैंने 2 डिफरेंट क्वेश्चन लिए हैं, 2 तरह। ध्यान दीजिए, कह रहा है क्या कि यहाँ पे 450 ग्राम जल में, कितने है भाई, 450 ग्राम जल में एसीटोन के 5.8 ग्राम घोले गए हैं। यानी जब घोला गया है तो ये क्या हो गया, विलेय हो गया, और ये क्या हो गया, विलायक हो गया। इतनी बात स्पष्ट हो गई सभी को। तो 450 ग्राम जल में एसीटोन के 5.8 ग्राम घोले गए हैं। विलयन में जल तथा एसीटोन के मोल प्रभाज की गणना करें। जल तथा एसीटोन के मोल प्रभाज, और एसीटोन तथा जल के अणुभार दे रखे हैं 58 और 18, यानी जल का अणुभार 18 और एसीटोन का 58, ये दे रखा है। ठीक, तो अब मोल प्रभाज किसका ज्ञात करना है भाई, जल का और एसीटोन का। तो चलिए करिए, किसका, जल तथा एसीटोन दोनों का ज्ञात करना। तो लिखिए मोल प्रभाज जल का। तो मोल प्रभाज जल का क्या होता है भाई, जल के मोलों की संख्या यानी NH2O बटे NH2O प्लस N एसीटोन, ये कर दिया, ये हुआ यहां तक। अब जल के मोल कैसे निकालोगे भाई, जल के मोल ग्राम में भार बटे अणु भार। तो ग्राम में भार कितना दिया हुआ है, 450। तो 450 बटे कितना हो जाएगा भाई, 18 बटे कितना करोगे भाई, बताओ, बटे 450 प्लस 18, क्योंकि फिर वही आया है NH2O, तो ग्राम में भार बटे अणु भार, ग्राम में भार बटे अणु भार, प्लस कितना करना भाई, प्लस हमारे पास दिया है कि एसीटोन है 5.8 ग्राम, 5.8 बटे कितना हो गया, 58 हो गया, बटे 58। ठीक, अब यहां से हल करिए इसको, अगले पद में आते हैं। तो इसको जब हम लोग हल करेंगे तो 18 दूना 36, 18 दो बार, और इसके बाद 5 बार, 25 बार जाएगा। ठीक, तो 25 हो गया, अपान कितना करोगे, 25 और प्लस 5.8 बटे 18 को अगर हम लोग काट दे तो 1/10 आएगा, 1/10 को लिख सकते हैं 0.1। तो ये बताओ कितना आ गया भाई, 25/25.1। एक तो ये उत्तर आ गया, एक तो ये उत्तर आ जाएगा। दूसरा उत्तर क्या आएगा भाई, अगर हमारे पास पूछा कि जीटा एसीटोन बताओ भाई, कि एसीटोन का मूल प्रभाज, तो ये ध्यान देना, एसीटोन CH3COCH3 इसी को प्रोपेनोन भी कहेंगे। एसीटोन का मोल प्रभाज कितना हो गया भाई, ये हो जाएगा N एसीटोन ऊपर हो गया, बटे क्या होगा, N एसीटोन प्लस NH2O, यानी एसीटोन का मोल बटे एसीटोन के मोल प्लस जल के मोल। तो एसीटोन के मोल कितने हैं, 0.1 बटे कुल मोल कितने हो जा रहे हैं, 25.1। एक उत्तर ये हुआ, दूसरा उत्तर ये हुआ। ठीक है, इस तरह से मोल प्रभाज ज्ञात कर सकते हैं हम। देखिए दूसरा सवाल ये कह रहा है क्या, भारानुसार 25% ग्लिसरॉल, भारानुसार 25% ग्लिसरॉल का सूत्र CH3H8O3, मतलब ग्लिसरॉल जो होता है वो होता है ये CH2OH, फिर आएगा CH2OH, ये ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल होता है ग्लिसरॉल। ठीक है ना, अब ध्यान दो, ये कह रहा है क्या, भारानुसार 25% ग्लिसरॉल। अगर ये कहे कि इस पूरे शब्द को समझिए आप, क्या दिया है भाई, भारानुसार 25% ग्लिसरॉल के विलयन में ग्लिसरॉल के मूल अंश की गणना कीजिए। तो भारानुसार 25% ग्लिसरॉल का मतलब हुआ क्या, 25% ग्लिसरॉल विलयन, और ये कैसा भाई, भारानुसार का मतलब W/W, इतना हुआ। अब इनका मतलब समझो कि ये जो 25 है वो किसके लिए है, ग्लिसरॉल के लिए,
और ये ग्लिसरॉल किस में है, डब्लू में। तो यानी हो क्या गया कि 25 डब्लू का मतलब ग्राम और ये ग्लिसरॉल, तो 25 ग्राम ग्लिसरॉल। परसेंट का मतलब हुआ क्या भाई, देखो ध्यान से, एक टर्म तो ये पकड़ लिया हमने, दूसरा टर्म इस तरह से पकड़ेंगे कि जो ये परसेंट है वो किसके लिए है, विलयन के लिए, और विलयन भी की क्या है, डब्लू है। तो मतलब हुआ क्या, 25 ग्राम ग्लिसरॉल उपस्थित है, परसेंट का मतलब 100, और विलयन की बात किया है तो विलयन, और विलयन क्या है, डब्लू, डब्लू का मतलब ग्राम। तो 25 ग्राम ग्लिसरॉल उपस्थित है 100 ग्राम विलयन। ये भी तो कह सकते हैं कि 25 ग्राम ग्लिसरॉल, 25 ग्राम ग्लिसरॉल, 25 ग्राम ग्लिसरॉल घुला है 75 ग्राम विलायक में। यहाँ पे भी विलायक कुछ दिया नहीं है तो इसलिए हम लोग मान लेंगे क्या, विलायक। बताओ भाई कोई दिक्कत इतने का। तो यहाँ पे जब आपके पास ये आया तो 25% ग्लिसरॉल, मेरा वीडियो थोड़ा सा फ्लिकर कर रहा है, चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पे, 25 ग्राम ग्लिसरॉल 100 ग्राम विलयन में है, तो 25 ग्राम ग्लिसरॉल 75 ग्राम विलायक में उपस्थित है। तो अब यहां से अगर हम लोग बात करें कि भाई 25 ग्राम ग्लिसरॉल 100 ग्राम में है, 25 ग्राम ग्लिसरॉल 75 ग्राम विलायक में उपस्थित है, तो कह रहा है ग्लिसरॉल के मोल अंश चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग लेंगे क्या, अगर कुछ नहीं देगा विलायक तो हम विलायक के रूप में किसको मान लेंगे, जल को मान लेंगे। किसको मान लेंगे भाई, जल को मान लेंगे विलायक के रूप में। तो सॉल्व करिए। पूछा किसका है, जीटा ग्लिसरॉल, तो जीटा ग्लिसरॉल बराबर एन ग्लिसरॉल बटे एन ग्लिसरॉल प्लस NH2O। एन ग्लिसरॉल के मूल कितना हो जाएंगे भाई, ग्लिसरॉल का हो जाएगा क्या 25 बटे ग्लिसरॉल का, अब अणुभार निकालिए भाई यहां से, C3H8O3, कार्बन का होता है 12, कितने हैं 3, प्लस हाइड्रोजन का 1 गुणे 8 प्लस ऑक्सीजन का 16 गुणे 3, हो जाएगा 12 3 36, 8 एकम 8 और 16 3 48, 8 8 16 6 22, 4 3 7 2 9, 92 आएगा। तो 25 बटा 92 बटे 25 बटा 92 और प्लस हो जाएगा कितना आया भाई 75, तो 75 बटे कितना हो जाएगा 18, 75 बटे 18। चलिए भाई अब इसको हल किया जाए, तो इसको हल करेंगे आप, तो हल करने के बाद इसको काटिए पीटिए भाई। तो मैं जल्दी से इसको डाटा को कटपिट कर देता हूं। कटपिट करने के बाद आएगा 25 बटा 0.271 और अपान 0.271 प्लस आएगा 4.17। अब इनको भी हल कर देंगे तो हमारे पास जो उत्तर आने वाला है फाइनल आंसर वो आएगा 0.061, ये आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो यहां से नोट करिए, फिर आगे चलते हैं और अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, मोलरता। तो बच्चों बात करते हैं अब मोलरता की। मोलरता क्या होता है, मोलरता को कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। मोलरता होती है विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। सामान्यतः m बराबर लिखते हैं n बटा v। मात्रक इसका होता है मोल प्रति लीटर। क्या होता है, मोल प्रति लीटर इसका मात्रक होता है। अगर तनुता किया जाए यानी इसमें पानी मिलाया जाए तब क्या सूत्र होता है, M1V1 बराबर M2V2, M1V1 बराबर M2V2। और यदि अगर दो विलयनों को मिला दिया जाए तो सूत्र क्या होता है, M3 बराबर M1V1 प्लस M2V2 बटे V1 प्लस V2। तो तनुता पर M1V1 इज इक्वल टू M2V2 और विलयनों को मिलाने पर यह होगा। एक प्रश्न बहुत ज्यादा पूछा हुआ मोलरता से कि जल की मोलरता कितनी होती है, तो मोलरिटी ऑफ वाटर कितना होता है, 55.5555 ये होता है। अब ये कई बार ऑप्शनल में क्वेश्चन बन चुका है बहुविकल्पीय में। यह 2014 में एक बार क्वेश्चन बना हुआ था कि जल की मोलरता की गणना कीजिए, जल का घनत्व 1 ग्राम प्रति ml अथवा 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब है तो करना क्या है, तो यहां से देखना है द्रव्यमान कितना दे दिया है, द्रव्यमान
द्रव्यमान कितना हो गया भैया 1000 किलोग्राम दिया हुआ, तो 1000 यहाँ पे हो गया। अब अगर हम लोग देख ले कि मान ले द्रव्यमान कितना हो गया, माना द्रव्यमान 1000 ग्राम है भाई, 1000 ग्राम है तो 1000 ml भी होगा, 1 ग्राम प्रति ml है तो मतलब 1000 ml में होगा। तो माना द्रव्यमान 1000, आयतन कितना हो गया, आयतन कितना हो गया भैया 1000 ml हो गया। ठीक भी, चलो ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, पहले इसके मोल निकाल लेते हैं। तो मोल बराबर क्या हो जाएगा, ग्राम में भार 1000, मोल बराबर क्या होता है ग्राम में भार बटे अणुभार, तो 1000। और जल का सूत्र क्या होता है H2O, तो H2O का हाइड्रोजन का 1 गुणे 2 प्लस ऑक्सीजन का 16 बराबर कितना हो गया 18। 18 से भाग कर दो, 18 से भाग करोगे आएगा आपका कितना 55.555, ये हो गया मोल। अब मोलरता क्या हो जाएगी, मोलरता बराबर N बटा V। N कितना आ गया 55.55, आयतन कितना है 1000 ml, हमको चाहिए किसमें लीटर में, कितने से भाग करोगे 1000 से, 1000 से 1000 कट गया, उत्तर कितना आ गया 55.55। तो इस प्रकार जल की मोलरता कितनी हो जाएगी भाई, जल की मोलरता कितनी हो गई 55.55 या 55.6 या 55.6 या 55.6, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है भाई। अब यहाँ पे बात करते हैं दूसरे प्रश्न की, जो कि 2007 और 2018 में पूछा हुआ है। ये क्या कह रहे हैं कि 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड, 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl को 250 ml जल में, जल का मतलब हो गया क्या H2O में घोला गया। विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए, मोलरता, तो मोलरता बराबर सूत्र क्या होता है भैया, मोलरता बराबर विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में, ये रहा विलयन का आयतन लीटर में, विलयन का आयतन किसमें चाहिए भैया लीटर में चाहिए, तो विलयन का आयतन किसमें हो गया लीटर में। तो अब विलय के मोलों की संख्या ग्राम में भार बटे अणुभार, ग्राम में भार कितना है 5.85 बटे अणुभार कितना होता है NaCl का, NaCl का होता है 58.5, तो यार दो 58.5 बटे आयतन कितना है, आयतन कितना है भैया तो 250। तो इसको आप जनरली ऐसे लिख सकते हो, जब आपको बोर्ड में लिखना होगा तो आप ये लिखने के बाद, सूत्र लिखने के बाद आप देना है दिया है, क्या है दिया है, तो इस तरह से लिखो, क्योंकि बोर्ड में आपको देना है तो इसलिए मेथड में सीख लो। दिया है, क्या दिया है, विलय का भार, विलय का भार बराबर कितना दे दिया है 5.85 ग्राम, विलय का अणुभार NaCl के लिए क्या होगा 58.5, विलयन का आयतन दे रखा आपको, विलयन का आयतन, विलयन का आयतन कितना दे रखा है 250 ml। अब लगा दो m बराबर N बटा V, N कितना होगा 5.85 बटे 58.5 बटे आयतन किसमें है ml में है 250 बटे कितने से भाग करोगे 1000 से, तो 1 0 से 1 0, 25 चौका 100 और इसको काटोगे आएगा 10 बार 1/10, तो ये हो गया 1/10 बटा 1/4। अब बाहर का बाहर अंदर का अंदर तो हो जाएगा 4/10, काट दो आ जाएगा 2/5 आ जाएगा, फिर काट दो इसको आ जाएगा 0.4 m, यही हो गया आपका क्या आंसर। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं मोलरता, और मोलरता में आए हुए प्रश्न भी आपको करा दिया हूं। अब बात करते हैं किसकी, मोललता की। तो चलो बच्चों बात करते हैं अब मोललता की। किसकी बात करते हैं, मोललता। इसके पहले क्या पढ़ा मोलरता, अब है मोललता। मोललता क्या होता है, विलय के मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। उसमें क्या था विलयन का आयतन लीटर में, यहाँ पे एक ऐसा, यही मोललता एक ऐसा टर्म होता है जिसमें नीचे विलायक का द्रव्यमान या विलायक आता है, ये समझो आप, बाकी सभी में नीचे क्या आएगा विलयन आएगा। तो मोललता क्या होगा, विलय के मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में।
और खास बात यह है यह ताप पर निर्भर नहीं करता है। इसका मात्रक क्या होगा, ऊपर मोल नीचे किलोग्राम, तो हो गया मोल प्रति किलोग्राम, मोल प्रति किलोग्राम। चलिए प्रश्न की बात करते हैं जो कि यूपी बोर्ड 2011 और 13 में पूछा हुआ है ये सेम क्वेश्चन। ये प्रश्न क्या कह रहा है, इस प्रश्न के बारे में समझो। कह रहा है 11.7 ग्राम सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड का मतलब NaCl को 500 ग्राम जल में घोलकर प्राप्त विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। तो मोललता को स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया बराबर विलेय के मोलों की संख्या, तो ग्राम में भार 11.7 बटे NaCl 58.5 बटे विलायक का द्रव्यमान कितना है 500, चाहिए किसमें हमको किलोग्राम में, ग्राम में है तो 1000 से भाग कर दो, ठीक हो गया। 2 जीरो से 2 जीरो उड़ गया, 5 दूना 10, इसको इससे काटेंगे तो 58.5 दूना 117 होता है। तो यहाँ पे 11.7 है, हो जाएगा 0.2 बटा 1 बटा 1 बटा 2। अब ये बाहर का बाहर अंदर का अंदर, तो हो जाएगा 0.2 गुणे 2 बराबर आ जाएगा 0.4 m। ये इसका आंसर होगा, ठीक है भाई। अगर आपको लिखना है तो यहां से लिख सकते हो, दिया है ग्राम में विलेय के ग्राम में भार 11.7, अणु भार 58.5, विलायक का द्रव्यमान 500 ग्राम। तो इस तरह से लिख के आप पूरा सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। यहाँ पे देखो आप चीनी के सिरप के 214.2 ग्राम, यानी जो चीनी का सिरप है, चीनी का सिरप है, इसमें इसका कितना है 214.2 ग्राम है, में 34.2 ग्राम चीनी है। ये पूरा सिरप है, इसमें 34.2 ग्राम क्या है, चीनी है। अच्छा ये जब चीनी हो गया तो ये बताओ विलायक कितना बचा, विलायक कितना बचेगा भाई, विलायक बचेगा, इसको माइनस कर दो तो माइनस होगा, कितना आ जाएगा 180, 2 से 2 और ये 180 ग्राम, विलायक कितना हो गया 180। अब बताना है मोललता, तो मोललता बराबर क्या हो गया, मोललता स्मॉल m बराबर हो गया विलेय के मोलों की संख्या, तो विलेय कितना है 34.2 बटे चीनी का सूत्र जो होता है वो होता है C12H22O11, और इसका जो अणुभार होता है वो होता है 342। और अगर यहीं पे ग्लूकोज कहता C6H12O6 तब इसका होता है 180, तब ध्यान देना इसका 180 होता है, इसका 342, तो हो गया 34.2 बटे 342 बटे विलायक कितना है 180 बटे कितना हो गया 1000। चलो ठीक है भाई, 0 से 0 कट गया और इसको काटोगे तो आएगा 1/10, क्योंकि 34.2 है, तो 1/10 बटे 18 बटे 100। तो आप करो बाहर का बाहर अंदर का अंदर, तो कितना हो जाएगा भाई 1/10 गुणे 18 और गुणे कितना हो गया 100, तो ये काट दो 10 दही कितना हो जाएगा 100, तो हो गया कितना 10/18 आ जाएगा 0.55 m। ये होगा इसका आंसर, ठीक। उसी प्रकार से अगर हम लोग बात करें कि 20 ग्राम कास्टिक सोडा है जो 440 ग्राम जल में विलेय किया गया है, तो 20 ग्राम कास्टिक सोडा का सूत्र होता है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो 440 ग्राम जल में विलेय किया गया है, विलयन की मोललता की गणना करें। ये 2017 और 2019 का प्रश्न है। तो ये प्रश्न क्या कह रहा है 20 ग्राम कास्टिक सोडा, तो 20 ग्राम कास्टिक सोडा को लीजिए भाई, तो यानी विलेय का भार दिया है, विलेय दे दिया है कितना 20 ग्राम, और इसका अणुभार कितना हो जाएगा, अणुभार NaOH का अणुभार होता है 40, ठीक हो गया। 440 ग्राम जल, यानी विलायक कितना दे दिया है, विलायक दे दिया है 440 ग्राम। तो ये बताइए मोललता यम बराबर क्या हो जाएगा, मोललता यम बराबर होगी क्या 20/40, यानी मोल हो गया, ग्राम में भार बटे अणुभार बटे 440 बटे 1000, क्योंकि ग्राम में है तो इसलिए कितने से भाग करोगे 1000 से, 10 से 10 कटेगा। अब इसको पहले उल्टा ही कर लेते हैं, चलो कर लो, तो हो जाएगा 20/40, बाहर का बाहर अंदर का अंदर, तो 20/40 गुणे कितना हो गया 100 बटा कितना हो गया 44, ठीक है। अब 20 दूना 40, 2 से जाएगा 50 बार,
तो हो कितना गया 50/44, और इसको काटोगे तो आएगा 44 एकम 44, 1 दशमलव, फिर बच जाएगा कितना आपके पास 6, फिर आएगा 1, तो 1.1 यम, ये हो जाएगा आपका उत्तर। ठीक है भाई, तो आगे मिलते हैं नॉर्मलता के बारे में।